एक सास की 3 चमत्कारी बहुएं। अरे बहुओं, कहाँ हो तुम तीनों? अरे अभी तक घर के काम नहीं करे तुमने। अरे माँ जी, क्या हुआ? हम तीनों यही तो हैं। हाँ माँ जी, कोई बात है क्या जो इतनी तेज तेज चिल्ला रही हो? अरे तुम तीनों ने मेरी नाक में दम करके रखा है, इसीलिए तुम्हारी निगरानी करने के लिए मुझे हर बार तुम्हें आवाज लगाकर पूछना पड़ता है। अब ये बताओ वो तीसरी कहाँ है? अरे मैं यहाँ हूँ माँ जी। ये लो जी, कर लो बात। अब ये नींद में सोती हुई यहाँ आ गई। अरे माँ जी, मैं नींद में नहीं सो रही हूँ, मैं सिर्फ टेस्ट कर रही हूँ कि मैं नींद में सोने के बाद भी मुझे सब कुछ कैसे दिखाई देता है। तुम तीनों चमत्कारी बहुओं की वजह से मेरा तो जीना ही हराम हो गया है। माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी 3 बहू है और तीनों चमत्कारी है। हाँ हाँ, तीनों चमत्कारी हैं और तीनों के ही काम उल्टे हैं। एक नींद में सब कुछ देख लेती है, दूसरी जितना मेरे घर में राशन है उससे ज्यादा खा जाती है, और जब उसकी भूख नहीं मिटती तो वो दूसरों के घर में जाकर भी खाती है। तीसरी तो लोगों की चुगली सुनती है और यहाँ से वहाँ बातें बताती है। अब मैं ऐसी अनोखी बहुओं का क्या करूं? संतोष अपनी तीनों बहुओं को जली कटी सुनाती है, जिसके बाद उसकी तीनों बहू मायूस होकर घर के काम में लग जाती हैं। आखिर इसमें हमारी क्या गलती है? अगर हम तीनों चमत्कारी हैं तो माँ जी को तो खुश होना चाहिए ना। अरे खुश होने की बात करती हो, उन्हें तो ये दुख होता है कि हम तीनों के अंदर ये अलग अलग से चमत्कारी शक्तियाँ क्यों है। जो भी हो, हमें अपनी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा सोचकर वो तीनों अपने घर के कामों में लग जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती हैं। बहुत तेज नींद आ रही है, थोड़ी देर आराम से सो लूं। अलीशा जैसे ही सोती है उसे एक सपना आने लगता है। सपने में कोई उसके पड़ोस के घर में सिलेंडर चोरी कर रहा होता है, जिसके बाद वो अचानक से नींद में चलने लगती है और अपने पड़ोस के घर में पहुंच जाती है। जो वो सपने में देख रही होती है वो हकीकत में वहां हो रहा होता है। जैसे ही चोर उसे देखते हैं वो उसे देखकर कहते हैं, ओहो, ये क्या, ये लड़की आंखें बंद करके कैसी चल रही है? मुझे नहीं पता, कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं है। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। अरे ये तो नींद में चल रही है, इसे छोड़ और जल्दी से सिलेंडर उठा और यहाँ से निकल। वो दोनों सिलेंडर उठाकर वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी अलीशा उन दोनों की गर्दन पकड़ लेती है। अरे कहाँ बचकर जा रहे हो मुझसे? तुम्हें नहीं पता कि मेरी बंद आंखों से भी कोई नहीं बच सकता? अलीशा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वहां गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे देखो इन चोरों को, और कुछ नहीं मिला तो घर का सिलेंडर ही चोरी करने लगे भाई। अरे शर्म के मारे डूब मरो बे। हे भगवान, आज अगर संतोष की बहू ना होती तो पता नहीं मेरे घर से ये चोर क्या क्या नहीं चोरी करके ले जाते। हरिया तुरंत पुलिस को कॉल करता है और उन दोनों चोरों को गिरफ्तार करवा देता है, जिसके बाद वो अलीशा को शाबाशी देता है। अरे बेटी, धन्य भाग हो हमारा जो तुम इस गांव में रहने आई हो। और सबसे ज्यादा भाग्य तो तुम्हारे सास ससुर का है जिसने तुम्हें पाया है। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आगे भी इस गांव में चोरी होगी तो मैं उन्हें जरूर पकड़वाऊंगी, चिंता मत कीजिए आप। इस गांव में कोई भी चोरी नहीं कर सकता। जब भी कहीं चोरी होती है तो अलीशा चोर को पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी चमत्कारी शक्ति थी कि वो नींद में सोते हुए भी चोरी होने वाली जगह का दृश्य और चोरों की शक्ल देख लेती। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी ने खाना खा खा कर बेचारी संतोष का राशन ही खत्म कर दिया, जिसकी वजह से वो गुस्से से नंदिनी को कहता है, अरे करम जली करम फूटी, तूने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी है। अरे कहाँ से लाती है इतना बड़ा पेट? ऊपर से तेरा पेट तो जरा भी टस से मस नहीं होता, जैसा है वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। आखिर जाता कहाँ है इतना सारा खाना?
अरे माँ जी, आप तो हमेशा मेरे खाने के पीछे ही मुझे टोकती रहती हो। और कुछ दिखाई नहीं देता है क्या आपको? अरे क्यों दिखाई देगा, जब देखो तू ठूसती रहती है। संतोष ऐसा कह रहा होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। आओ आओ आओ, खाने की इस चुनौती को जीत कर जाओ। जो भी 100 समोसे खाएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आओ आओ आओ। ये सुनते ही नंदिनी के मुंह से पानी आ जाता है और वो अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आप मुझे राशन का ताना दे रही थी। आप देखो, मैं इस कंपटीशन को जीतने के बाद इतना सारा पैसा लेकर आऊंगी कि आपको कभी राशन की कमी ही नहीं पड़ेगी। ऐसा कहकर वो उस आदमी के पास जाती है और अपना नाम लिखवा देती है। भाई साहब, इस चुनौती में आप मेरा भी नाम लिख दीजिए। वो आदमी नंदिनी का नाम लिख लेता है, जिसके बाद नंदिनी के साथ साथ 10 औरतें और इस कंपटीशन में खड़ी होती है। देखते ही देखते उन सभी के सामने समोसे परोसे जाते हैं, लेकिन इतनी सारी औरतों के होने के बाद भी औरतें समोसे नहीं खा पाती। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी एक के बाद एक समोसा खाती जाती है। देखते ही देखते बहुत सारा खा लेती है और 100 समोसे खा जाती है। अरे वाह, क्या बात है, आज लगा है जैसे मैंने कुछ खाया है। नंदिनी कंपटीशन को जीत जाती है, जिसके चलते उसे पूरे 1 लाख रुपए का इनाम मिलता है। इनाम जीतने के बाद नंदिनी सारा का सारा पैसा लाकर अपने ससुर संतोष को पकड़ा देती है और कहती है, ये लीजिए माँ जी, पूरे 1 लाख है। अब आपको कभी भी राशन डलवाने में दिक्कत नहीं होगी। मैं ऐसे ही कंपटीशन जीत जीत कर आपको पैसे लाकर दे दिया करूंगी। ये देखकर संतोष बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपनी बहू से कहती है, अरे वाह बहू, आज तो तूने कमाल ही कर दिया है। मैं तो तुझे निकम्मी समझती थी, लेकिन तू तो बड़ी ही काम की निकली। उस दिन के बाद से संतोष अपनी बहू नंदिनी और अलीशा से कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन दोनों की चमत्कारी शक्तियों ने कुछ अच्छा काम किया था। अभी तक सारिका की चमत्कारी शक्ति से तो बस बेचारी संतोष को सुनने को ही मिलता रहता था। अरे संतोष, अपनी बहू को समझा ले। जब देखो यहाँ की चुगली वहाँ करती रहती है। अरे कब तक ऐसा चलता रहेगा? ये कोई अच्छी बात नहीं होती। हाँ हाँ, कल भी उसने हमारी चुगली दूसरे मोहल्ले की औरतों से जाकर कर दी थी। हम उसके बारे में कुछ कह ही रहे थे और तुम्हारी बहू ने वो सब सुन लिया था। देखो, तुम लोग मुझे माफ कर दो, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। ऐसा कहकर वो घर लौट आती है, जिसके बाद वो अपनी बहू को बुलाती है और उससे गुस्से में कहती है, कितनी बार समझाया है कि लोगों की चुगली यहाँ से वहाँ मत किया करो। अरे आज भी औरतों ने मुझे तुम्हारे चलते कितना सुनाया है। अरे माँ जी, वो सभी औरतें उन बेचारी गरीब बेसहारा लोगों की चुगलियाँ कर रही थी, जिनका तो कोई कसूर भी नहीं था। आखिर वो ऐसा क्यों करती है? अरे बहू, तुझे क्यों दुनिया से लेना देना है? तू अपने आप से मतलब नहीं रख सकती है क्या? तभी सारिका को कुछ सुनाई पड़ता है। देखो, मैं किसी तरह सबकी बस्तियों के पेपर साइन करवा लूंगा, लेकिन इसमें मुझे आधा प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की काम है। अगर मैं पकड़ा गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आधा तुम्हारा आधा मेरा, लेकिन याद रहे, अगर तुम पकड़े गए तो तुम मुझे नहीं जानते और मैं तुम्हें नहीं जानता, ठीक है? ये सुनने के बाद सारिका अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, मैंने अभी फिर से कुछ ना कुछ सुना है। कुछ बहुत गलत होने वाला है। कुछ लोग हम गांव वालों की बस्ती खाली करवाना चाहते हैं और सारी जमीन हड़पना चाहते हैं। संतोष ये सुनकर हैरान रह जाती है, जिसके बाद सारिका उन लोगों को ढूंढने के लिए उनकी आवाज का पीछा करती है। देखते ही देखते वो उन लोगों के पास पहुंच जाती है और उन दोनों के हाथ से पेपर छीन लेती है। देखो माँ जी, मैं सच बोल रही थी। ये लोग चालबाजी खेलकर हम गांव वालों को फंसाना चाहते थे और सारी जमीन हड़पना चाहते थे। सारिका और संतोष गांव के सभी लोगों को उन लोगों की सच्चाई बताते हैं, जिसे जानने के बाद गांव के सभी लोग उन दोनों को बहुत मारते हैं
और गांव से भगा देते हैं। जिसके बाद संतोष अपनी बहू सारिका से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे। मैं तेरे बारे में कितना बुरा भला कह रही थी। आज तेरी इस चमत्कारी शक्ति की वजह से हमारे गांव पर आने वाली बहुत बड़ी विपदा थम गई है। आज अगर तू ना होती तो पता नहीं हम सभी का क्या होता। अरे माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था, आप चिंता मत कीजिए। ऐसे ही मैं सबकी जुबानी इधर से उधर करती रहूंगी। गांव के सभी लोग सारिका की बात पर हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ संतोष को अपनी तीनों चमत्कारी बहुओं पर गर्व होने लगता है। अब उसकी तीनों बहू गांव वालों की मदद करती है और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहती है। छोटी सी अदिका अपनी दादी के साथ तालाब के किनारे बैठकर चिड़िया उड़ी खेल खेल रही थी। मोर उड़ा उड़ा, परी उड़ी उड़ी, कपड़े उड़े उड़ जा। तभी अदिका की नजर बतख पर पड़ती है जो मगरमच्छ का शिकार होने वाली थी और अद्विका चिल्ला कर कहती है, अरे बतख उड़। ये क्या बोल रही हो बिटिया, मुझे बोलना है तुम्हें नहीं। अरे नहीं दादी, वो छोटी सी बतख उस मगरमच्छ का शिकार होने वाली है, उसकी ओर बढ़ रहा है वो, मुझे बचाना होगा। मगरमच्छ इस बतख के करीब आता ही है कि अदिका एक पत्थर लेकर मगरमच्छ को मारती है और उस छोटे से बतख को अपनी गोद में लिए घर लेकर आ जाती है और उसे प्यार करते हुए बोलती है, अरे तुम कितनी प्यारी बतख हो। अरे तुम्हारी तो सर पर चोट लगी है, मेरा मारा हुआ पत्थर उछलकर तुम्हें भी लग गया है, मैं तुम्हें अभी दवाई लगा देती हूँ। ऐसा बोलकर छोटी सी अदिका उस बतख को हल्दी सरसों में मिलाकर उसके घाव पर लगा देती है। अब देखना तुम जरूर ठीक हो जाओगी, तुम अभी ठीक नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी। मेरी गुड़िया तो बड़ी सयानी है, ये तो बतख की मदद भी करती है। हाँ दादी, देखो तो ये कितनी प्यारी सी है। ऐसा कहकर अद्विका उस बतख का ख्याल रखती है, उससे बातें करती है, उसे खाना खिलाती है और उसके सर पर हाथ रखकर प्यार करती है। तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना मेरी प्यारी सी बतख। तभी केशव उनकी झोपड़ी के बाहर बहुत से लोगों को लेकर आ जाता है जिनके हाथों में मशाल, टमाटर, चप्पल होता है। अरे बुढ़िया, 2 महीने हो गए हैं मुझे, और कब तक तू मेरा राशन का पैसा मुझे नहीं देगी? तूने 2 महीने का टाइम दिया था, उसे भी 1 हफ्ता ऊपर हो गया है, अब तो मेरे पैसे लौटा दे। केशव की आवाज सुनकर बुढ़िया और अद्विका बाहर आते हैं। पीछे पीछे वो बतख भी आ जाती है। हाँ केशव, इतना शोर क्यों मचा रखा है? अरे तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है क्या? और कब तक मुझे मेरे पैसे नहीं दोगी? मुझे मेरे पैसे अभी दो, मैं जाऊंगा नहीं। बेटा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा सब्जी बेचने का कारोबार चला नहीं। अरे इस बुढ़िया पर रहम खाकर मैंने 2 महीने दिए, तब भी इसने मेरे पैसे नहीं लौटाए। गांव वालों, इस पर इतने टमाटर, जूते, चप्पल, अंडे फेंको कि ये मेरे पैसे देने पर मजबूर हो जाए। हाँ हाँ मारो इसे। हाँ हाँ मारो बेशरम, उधार वाले लोग हैं ये बस इनको तो खाना आता है। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं दूंगी पैसे, बस कोई काम चालू हो जाए। उसकी कोई बात नहीं सुनता और उस पर चप्पल, जूते, टमाटर, अंडे वगैरह सब फेंकने लगते हैं, जिससे शांति को लगने लगती है और वो कहती है, मत मारो, मुझे लग रही है। बेटा 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 तू अंदर जा। नहीं दादी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये कहने के बाद अद्विका भी नहीं जाती। ये सब होता हुआ देख बतख कहती है, हे भगवान, ये लड़की बहुत अच्छी है, इसने मेरी जान बचाई, दादी ने भी मेरा ख्याल रखा है, मैं इनके साथ ये सब होता हुआ नहीं देख सकती। काश मैं कोई जादू बतख होती तो इनका ख्याल रख पाती। बतख के ये कहते ही उस पर एक नीली रोशनी आती है, जिसके बाद वो जादुई बतख बन जाती है। वहीं लोगों की मार से शांति अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। वहीं केशव मशाल फेंककर उनकी झोपड़ी पर आग लगाकर बाकी सबके साथ चला जाता है और धीरे धीरे झोपड़ी में आग फैलने लगती है। अद्विका बिटिया, तुम ठीक तो हो ना? और बतख, तुम भी ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ दादी, पर आपके सर पर चोट आई है। कोई बात नहीं बेटा, गरीब की जिंदगी में थोड़ा बहुत ऐसा होता रहता है। अरे ये क्या, झोपड़ी में धुआं भर रहा है, लगता है किसी ने बाहर से आग लगा दी है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अद्विका बतख को गोद में ले लेती है और शांति उसका हाथ पकड़कर बाहर जाने की कोशिश करती है।
तो लकड़ी की अलमारी गिर पड़ती है। बाप रे बाप, अब क्या होगा? हम सब यहाँ मर जाएंगे और हमारा घर भी जल रहा है। कोई बचाओ, हमें बचाओ। हे भगवान, मुझे ताकत दो कि मैं इनकी जान बचा पाऊं। तभी वो बत्तख अद्विका की गोद से कूदकर एक विशाल बत्तख बन जाती है, जो अपने मुंह से पानी निकालकर झोपड़ी की आग को बुझाती है। फिर उन लोगों को बाहर लेकर जाती है और वापस छोटी हो जाती है। आग बुझने के बाद बुढ़िया बत्तख को लिए गोद में कहती है, वो तो शुक्र हो हमारी बत्तख ने हमें बचा लिया, पर ये इतने विशाल रूप में कैसे आई और उसके मुंह से वो पानी कैसे निकला? पता नहीं दादी, शायद भगवान का इशारा हो जो बत्तख ने हमारी मदद की। इतना कहते ही वो जादुई बत्तख शांति के माथे को अपने पंख से छूती है, जिससे उसके सर की लगी चोट ठीक हो जाती है। अरे, तुमने तो मेरी चोट भी ठीक कर दी है, पर अब हम कहाँ रहेंगे? ये घर तो पूरा जल गया है। शांति की ये बात सुनकर जादुई विशाल बत्तख अपने जादू से जली हुई झोपड़ी को एक नया सुंदर घर बना देती है और अंदर जाकर वो कहती है, अरे ये क्या दादी, देखो मेरी बत्तख ने अपने जादू से हमारे लिए नया घर बना दिया है। ये तो कोई जादुई बत्तख है। हाँ, तुमने सही कहा, ये बत्तख जरूर कोई जादुई बत्तख है। अब बस मुझे कोई काम ढूंढना है जिससे मैं केशव के पैसे चुका सकूं। रात हो जाती है। खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। अगले दिन जब शांति बत्तख को खाना खिलाने जाती है तो देखती है कि बत्तख ने एक सोने का अंडा दिया है। उसे हाथ में लेकर वो अद्विका को दिखाती है। मेरी गुड़िया, जरा देख, हमारी प्यारी बत्तख ने हमें सोने का अंडा दिया है। अरे हाँ दादी, इसने तो सोने का अंडा दिया है। अब तो हम नया कारोबार चालू कर सकते हैं। हाँ बेटा, मुझे लगता है कि ये जादुई बत्तख हमारी मदद कर रही है। बत्तख द्वारा दिए उस सोने के अंडे से शांति नारियल लाकर बेचने लगती है। उसके अगले दिन ही वो बत्तख फिर से सोने का अंडा देती है, जिसे देखकर शांति कहती है, अद्विका बेटा, मुझे लगता है मुझे नारियल पानी नहीं बेचना चाहिए, बल्कि इस एक और सोने के अंडे से मैं पूरा खेत खरीद लेती हूँ, जिस पर मैं खेती कर सकूं। हाँ दादी, आप सही कह रही हो। उस दूसरे सोने के अंडे को बेचकर शांति एक खेत भी ले लेती है और वहाँ अच्छी खाद और बीज डालकर पानी डाल देती है। साथ ही पैसे लेकर केशव के दरवाजे पर जाती है और कहती है, दरवाजा खोलो केशव, मैं आई हूँ। अरे कौन है जो इतने सवेरे सवेरे आ गया? अरे शांति, तुम फिर से मुझसे उधार राशन लेने आई हो? तो भूल जाओ, पहले मेरे पैसे लौटाओ। मैं आज के बाद तुमसे कोई राशन नहीं लूंगी। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो ये लो, रखो अपने पूरे पैसे अपने पास। याद रखना, कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। हो सकता है वो इंसान किसी मुसीबत में हो, और हाँ, वक्त सबका बदलता है। मुझे फालतू का ज्ञान मत दो, मुझे मेरे पैसे से मतलब है, बस। शांति पैसे देकर वापस आ जाती है और देखती है कि उस बत्तख ने बहुत सारे सोने के अंडे दिए हुए हैं। तभी बत्तख को गोद में लिए वो कहती है, मेरी प्यारी बत्तख, तुमने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा बहुत साथ दिया। नया घर, नया खेत और इतने सारे सोने के अंडे, इससे तो हमें अब कभी भविष्य में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो मैं अपनी अद्विका को स्कूल भी भेजा करूंगी। इसमें शुक्रिया करने वाली कोई बात नहीं है दादी। अद्विका ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, मेरे उस मगरमच्छ से रक्षा करी। अगर वो नहीं आती तो आज मैं जिंदा ही नहीं होती। उसने मेरी जान बचाई है। मेरा कर्तव्य था कि मैं आपके मुश्किल समय में आपका साथ निभाऊं, जो मैंने किया। अरे तुम तो बोलती भी हो। दादी, हम अपनी बत्तख के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, वरना मेरी बत्तख को नुकसान पहुंच सकता है। हाँ बेटा, नहीं बताएंगे। जब तुम मुझे लेकर आई थी तब मैं जादुई बत्तख नहीं थी, पर जब मैंने तुम्हें मुश्किल समय में देखा तो भगवान जी ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए जादुई बनाकर सोने के अंडे देना शुरू कर दिया। तुम सच में बहुत प्यारी हो मेरी बत्तख। इस तरह अद्विका हमेशा उस बत्तख का ख्याल रखती थी और वो बत्तख उन्हें सोने के अंडे देकर उनकी हर मुश्किल को छू मंतर कर दिया करती थी। अरे ये क्या, घर में तो राशन का एक दाना तक नहीं है। अब मैं अपने बेटों के लिए क्या बनाऊं? अगर उन्हें पता चल गया कि घर में एक दाना भी नहीं है तो उन्हें बहुत दुख होगा। एक काम करती हूँ,
पड़ोस की काकी से थोड़े से कच्चे चावल ले आती हूँ। कावेरी अपनी पड़ोस की काकी के पास जाती है और उससे थोड़े से कच्चे चावल लाकर उबाल देती है, जिसके बाद जैसे ही उसके दोनों बेटे राहुल और राघव नींद से उठते हैं, वो उन दोनों को देखकर कहती है, अरे तुम दोनों उठ गए, चलो मुंह हाथ धो लो, उसके बाद खाना खा लो। कावेरी के कहने पर राहुल और राघव दोनों फ्रेश हो जाते हैं, जिसके बाद कावेरी उन्हें सफेद चावल के साथ चटनी देती है। अच्छा सुनो, घर में राशन खत्म हो गया है, बचा कुचा मैं बना चुकी हूँ। तुम दोनों कहीं नौकरी कर लो ताकि घर की परेशानियां दूर हो जाए। पूरे 2 महीने से मैं नौकरी ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, मैं कोई मुझे नौकरी पर ही नहीं रख रहा। माँ आप चिंता मत करो, शाम को मैं राशन ले आऊंगा, ठीक है। दोनों सफेद चावल के साथ चटनी खाकर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। राघव को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका कहीं भी इंटरव्यू पास नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ राहुल आटे की बोरियां उठाकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश करता है। आटे की बोरी उठाकर कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं घर में राशन ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर राहुल जल्दी जल्दी आटे की बोरियां उठाता है और फटाफट उन्हें गोडाउन में रख देता है। उसका ये काम देखकर उसका मालिक उसे 100 रुपए ज्यादा दे देता है। ओ पुत्र, आज तुमने 2 लोगों का काम अकेले किया है यार, और ये लो मेरी तरफ से 100 रुपए का नगद इनाम। वैसे तुम बहुत ताकतवर हो यार, और पढ़े लिखे भी लगते हो, फिर तुम इस तरह मजदूरी क्यों कर रहे हो? राहुल अपने मालिक को अपने बीते हुए कल के बारे में बताना शुरू करता है। मैं एक बहुत बड़े और अमीर आदमी का बेटा था। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था। मैं और मेरा बड़ा भाई राघव, हम दोनों ही अपने पापा के बिजनेस को संभाल रहे थे। एक दिन मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरा भाई, हम सभी खाने की टेबल पर खाना खा रहे थे। तभी एक औरत हमारे घर पर चली आई। तुम यहाँ आराम से अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हो? अरे मुझसे प्यार करके मुझे धोखा देकर तुम्हें क्या मिला? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे ये क्या बकवास कर रही हो? ऊपर वाले से डरो। अरे मुझे ना सही, अपने बच्चों को तो स्वीकारो। हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तुमने तो प्यार के धोखे में मेरा फायदा उठाया और मुझे सड़क पर लाकर छोड़ दिया। उस दिन वो तमाशा देखने के बाद मेरी माँ से मेरे पिताजी का इतना बड़ा धोखा सहन नहीं हुआ, जिसके बाद मेरी माँ ने मेरे पिताजी की धन दौलत को छोड़ दिया, जिसके बाद हम लोग एक छोटे से घर में रहने लगे। ओ ये तो बहुत बुरा हुआ यार। ओ वैसे तुम मुझे काबिल लगते हो, मैं इतनी भाग दौड़ नहीं कर पाता हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? ये सुनकर राहुल बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो अपने मालिक की आधे से ज्यादा भाग दौड़ संभालने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राघव एक एम्बिशियस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है। सुबह से अभी तक पूरे 9 इंटरव्यू दे चुका हूँ और ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। अगर मुझे काम नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा यार मेरा। कुछ ही देर में राघव को इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, जिसके बाद राघव अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है। राघव अपने इंटरव्यू में पूरी जान लगा देता है, जिसके चलते कंपनी वाले उसे जॉब ऑफर कर देते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। शाम को जब वो दोनों घर वापस आते हैं और अपनी माँ को अपनी अपनी नौकरियों के बारे में बताते हैं, तो कावेरी बहुत खुश होती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान ने मेरी सुन ली। देखो तुम दोनों मन लगाकर नौकरी करना, लेकिन अपने पिताजी की तरह मत बनना। करोड़पति होने के बाद इंसान के अंदर घमंड और बहुत सी चीजों की लालसा आ जाती है, जो इंसान को डुबो देती है। माँ आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दोनों भाई अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते राहुल को अपने मालिक की बेटी से प्यार हो जाता है। वहीं राघव को अपनी कंपनी के मैनेजर से, लेकिन कावेरी को करोड़पति से बहुत नफरत होती है, जिसके चलते वो अपने दोनों बेटों के लिए गरीब की लड़कियां ढूंढ रही होती है। मैं नहीं चाहती कि कोई करोड़पति की बेटी मेरे बेटे से शादी करे। अरे गरीब घर की लड़की परिवार को समझेगी और कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। कावेरी रोज अपने दोनों बेटों को करोड़पति लड़कियों से दूर रहने के लिए कहा करती थी,
जिसके चलते एक दिन वो दोनों आपस में बात करते हैं। भाई मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो मेरे कंपनी की मैनेजर है। भैया मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। जिस माली के पास मैं काम करता हूँ उसकी बेटी मुझे पसंद है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन माँ तो करोड़पति ही पसंद नहीं करती है। फिर वो हमारी शादी कैसे करवाएगी? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपनी अपनी पत्नियों को गरीब दिखाकर उनसे शादी कर लें। फिर माँ को पता ही नहीं चलेगा कि वो करोड़पति बहू लेकर आई है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम ऐसा ही करते हैं। राहुल और राघव दोनों ही अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को गरीब घर की लड़कियां बनाकर अपनी माँ से मिलवा देते हैं, जिसके बाद कावेरी उन दोनों को देखकर कहती है, अरे रूपा निशा, तुम दोनों तो बहुत खूबसूरत हो। भगवान ने बहुत ही खूबसूरती से फुर्सत से बनाया है तुम्हें, और तुम दोनों ही गरीब घर से हो। लेकिन चिंता मत करो, मेरे बेटे तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। कुछ दिन में कावेरी अपने दोनों बेटों की शादी उनकी पसंद की लड़कियों से करवा देती है, जिसके बाद वो अपनी करोड़पति बहुओं को गरीब घर का समझकर उन्हें अपने घर ले आती है। देखते ही देखते निशा और रूपा दोनों घर की सभी जिम्मेदारियों को संभाल लेती हैं और अपनी सास का अच्छे से ख्याल रखती हैं। अरे तुम दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन तुमने मुझे अपने परिवार वालों से अभी तक नहीं मिलवाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों आज की शाम को अपने परिवार वालों को खाने पर बुला लो। ये सुनने के बाद वो दोनों हैरान रह जाती है, जिसके बाद वो दोनों कावेरी से कहती हैं, अरे माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे पिताजी यहाँ पर आए, क्योंकि वो बहुत गरीब है। उन्हें इस हालत में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ माँ जी, मेरी माँ भी बहुत गरीब है। अगर वो यहाँ पर आएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अमीरों से अच्छा तो गरीब होना है। कम से कम गरीबों के अंदर धोखेबाजी तो नहीं होती। तुम आज की रात अपने परिवार वालों को खाने पर बुलाओ। मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। ना चाहते हुए भी निशा को अपने परिवार वालों को घर बुलाना पड़ता है। जैसे ही कावेरी उन दोनों के माता पिता को देखती है, वो उन्हें देखते ही दंग रह जाती है। जिसके बाद कावेरी अपने दोनों बेटों से कहती है, आखिर तुम दोनों ने भी मेरे साथ वैसा ही किया जैसा तुम्हारे पिताजी ने किया था। उन्होंने मुझे धोखा देकर किसी और औरत के साथ संबंध बनाए, तो तुम दोनों ने मुझे धोखा देकर अमीर घर की लड़कियों से शादी कर ली। और मेरी बदकिस्मती देखो कि मैं अमीर घर की लड़कियों को अपनी बहू बनाकर घर ले आई। माँ आप कैसी बात कर रही हो? हर अमीर इंसान गलत नहीं होता, कुछ अमीर बहुत अच्छे भी होते हैं माँ। हाँ माँ, हम दोनों अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि आप हमें उनसे अलग करें, इसलिए हमने ये सब किया। हमें माफ कर दीजिए माँ, लेकिन हमें अपनी पत्नियों से अलग मत कीजिए प्लीज। अपने बेटों को अपनी पत्नियों से इतना प्यार करते हुए देखकर बेचारी कावेरी कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद वो अपने दोनों बेटों को गले से लगाते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो। अपने गुस्से के चलते मैंने तुम दोनों को बहुत उल्टा सीधा कहा। दरअसल मैं तुम्हारे पिताजी का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालने लगी थी, लेकिन समय रहते मुझे समझ आ गया कि हर गरीब इंसान गलत नहीं होता, क्योंकि रूपा और निशा दोनों ही बहुत अच्छे स्वभाव की हैं और वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। अपनी माँ के मुंह से ये बातें सुनकर राघव और राहुल दोनों ही बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ मिलकर अपनी माँ के पैर छूते हैं। उस दिन के बाद उनकी सभी परेशानियां धीरे धीरे ठीक होने लगती है और वो सभी अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।